दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो महत्वपूर्ण अनुच्छेद पार्ट 2 है। भाग 5 तक के जो अनुच्छेद थे वो हम लोग याद कर चुके थे। भाग 6 से देख लेते हैं। भाग 6 से जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे उसको हम इस वीडियो के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। भाग 6 जो है राज्य के बारे में वर्णित है और अनुच्छेद 152 से 237 तक के वर्णित है। अनुच्छेद 153 देख लेते हैं। अनुच्छेद 153 में राज्य के लिए राज्यपाल जो होगा इसकी चर्चा की गई है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है, लेकिन उसको जो वेतन मिलता है वो एक ही राज्यपाल का मिलता है। राज्यपाल का पद 153 में क्या है? राज्यों के लिए राज्यपाल यानी राज्यपाल का पद। राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 153 हो गया। 154 की बात कर लेते हैं। 154 में क्या है? 154 में राज्यपाल का कार्य एवं शक्ति जो है उसकी चर्चा की गई है। राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। कार्यपालिका शक्ति का प्रधान। राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति का जो प्रधान होता है वो औपचारिक तौर पे होता है। वास्तविक जो प्रधान होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है। राज्यपाल के कार्य एवं शक्ति की चर्चा किसमें की गई है? 154 में। 155 में देख लेते हैं। 155 में दिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति। 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं पीएम की सलाह से, है ना। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह से। अब देख लेते हैं एक अनुच्छेद 159। 159 देख लेते हैं। 159 में क्या है? 159 में है कि जो राज्यपाल शपथ लेते हैं उसकी चर्चा की गई है। राज्यपाल का शपथ का चर्चा। राज्यपाल की शपथ संबंधी चर्चा। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाते हैं? तो राज्यपाल को शपथ जो दिलवाते हैं वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। कौन दिलवाते हैं? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको दिलवाते हैं शपथ। 161 में देख लेते हैं। 161 में क्या है? राज्यपाल का क्षमादान। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति। ठीक है। राज्यपाल को क्षमादान की जो शक्ति है वो कितना में वर्णित है? अनुच्छेद 161 ईस्वी में। ये मृत्यु की जो सजा यानी फांसी की जो सजा मिलती है उसको नहीं टाल सकते हैं, और जो सैन्य वाला सजा होता है यानी सैन्य अदालत से जो सजा मिलती है उसको नहीं टाल सकते, बाकी इनको टालने का अधिकार है। अब देख लेते हैं, इतना हम लोग पढ़े राज्यपाल से संबंधित। अब देख लेते हैं 163। 163 में क्या है? मंत्रिपरिषद का चर्चा किया गया है। राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद। राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद। ठीक है। राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान कौन होता है? सीएम होता है। अनुच्छेद 164 देख लेते हैं। तो 164 में क्या है? 164 में है मंत्रिपरिषद के लिए उपबंध, है ना। इसमें सीएम की नियुक्ति होती है। ठीक है। सीएम की नियुक्ति और सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में हम लोग इतना देख लिए। फिर से एक बार रिवीजन देख लेते हैं। 153 में क्या था? राज्यपाल का पद। 154 में राज्यपाल का कार्य एवं शक्ति यानी कार्यपालिका का जो औपचारिक प्रधान होता है वो होता है। 155 में
राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सहायता पर। अनुच्छेद 159 में क्या है? राज्यपाल का शपथ संबंधी चर्चा। शपथ इनको कौन दिलवाते हैं? तो हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलवाते हैं। अनुच्छेद 161 में क्या है? राज्यपाल को क्षमादान करने की जो शक्ति है उसकी चर्चा की गई है। और क्षमादान किसको किसको नहीं डाल सकते हैं? तो जो फांसी की सजा हो गई है उसको, और जो सैन्य अदालत में सजा मिली है उसको ये माफ नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 163 और 164 देख लेते हैं, है ना। राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। और 164 में क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति 164 में है। 165 में क्या है? 165 में महाधिवक्ता, सोलिसिटर जनरल का प्रावधान किया गया है ना। राज्य को क्या करने के लिए? कानूनी रूप से सहायता पहुंचाने के लिए सोलिसिटर जनरल का प्रावधान किया गया कितने? 165 में। ठीक है, अब देख लेते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं 168, है ना। 168 में विधानमंडल की चर्चा की गई। 168 में क्या है? विधान मंडल की चर्चा। विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, है ना। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। 168 में क्या है? विधान मंडल। 169 देख लेते हैं। 169 में क्या है? 169 में है विधान परिषद का सृजन। विधान परिषद का सृजन की चर्चा किसमें की गई है? तो 169 में। 170 में विधानसभा की चर्चा की गई है। 170 में क्या है? विधानसभा की चर्चा इसमें की गई। विधानसभा जो होता है अस्थायी सदन होता है ना। विधानसभा क्या होता है? अस्थायी सदन होता है। और इसमें जो बहुमत दल का नेता होता है उसको क्या बनाया जाता है? सीएम बनाया जाता है ना। विधानसभा के सदस्य बनने की जो आयु है वो कितना वर्ष होती है? 25 वर्ष होती है। ठीक है, और इस कारण से इसे युवाओं का सदन कहा जाता है। विधानसभा जो है इसमें सीटों की संख्या 500 से ज्यादा नहीं हो सकती है। कितना से ज्यादा? 500 से ज्यादा, और 60 से कम नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ अपवाद इसके हैं जो हम लोग जब क्लियर पढ़ेंगे इसको डिटेल में तब देख लेंगे। अब देख लेते हैं 171। 171 में क्या है? 171 में है विधान परिषद की चर्चा। विधान परिषद की चर्चा किसमें है? 171 में इसकी चर्चा की गई है ना। इसे अप्रत्यक्ष सदन के तौर पे भी जाना जाता है ना। इसको क्या बोला जाता है? अप्रत्यक्ष सदन के तौर पे जाना जाता है। बुद्धिमानों का सदन इसे जाना जाता है ना। और वृद्धों का सदन इसे बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 214, 15, 16, 226 और 231। ठीक है, 214 में क्या बोला गया कि राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा, है ना। राज्यों के लिए हाई कोर्ट, इसकी चर्चा किसमें की गई है? राज्यों के लिए क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट की बात करते हैं तो यह जो है इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है ना। भारत में अगर सबसे पहले हाई कोर्ट के गठन की बात करेंगे तो 1861 के अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। अनुच्छेद 214 में क्या है? राज्यों के लिए हाई कोर्ट। 215 में है हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, अब देख लेते हैं 216 में। 216 में हाई कोर्ट के गठन की बात की गई है। हाई कोर्ट का
गठन। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं राज्यों के लिए हाईकोर्ट। अनुच्छेद 214, 215 में हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, उसकी चर्चा। 216 में हाईकोर्ट का गठन की बात किया गया है। और 226 में जो रीट जारी करती है, रीट जारी करने की शक्ति, जो हाईकोर्ट जारी करती है रीट, 5 प्रकार के रीट अनुच्छेद 226 के तहत, और वही रीट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करती थी। तो ये रीट जारी करने की जो शक्ति थी हाईकोर्ट को अनुच्छेद 226 में दिया गया है। अब देख लेते हैं 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाईकोर्ट की चर्चा अनुच्छेद 231 में की गई है। अनुच्छेद 231 में क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा। इसमें बोला गया है अनुच्छेद 231 में। ठीक है, फिर से एक बार देख सकते हैं हम लोग रिवीजन के तौर पे, है ना। 214 में क्या है? राज्यों के लिए हाईकोर्ट। अनुच्छेद 215 में क्या है? हाईकोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 में हाईकोर्ट का गठन। अनुच्छेद 226 में रीट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 में क्या है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र कर दी। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के अधीन, है ना। यानी कि वैसा सूची का विषय जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं रखा गया है, तो ऐसा कानून बनाया जाता है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? केंद्र को होगा, है ना। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के अधीन। अनुच्छेद 249 अब देख लेते हैं। 249 में क्या है? 249 में है कि राज्यसभा किसी राज्य के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे, तो वैसी परिस्थिति में राज्यसभा संसद को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार दे देती है ना। तो राज्य सूची के विषय पे एक साल के लिए संसद कानून बनाएगी, है ना। अगर विषय राष्ट्रीय महत्व का हो, अगर विषय किसका हो? राष्ट्रीय महत्व का। ठीक है, राज्य सूची के विषय पे 1 साल के लिए संसद कानून बनाएगी। अगर वो विषय राष्ट्रीय महत्व का हो, यानी कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से उसे राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे तब। ठीक है, अनुच्छेद 250 देख लेते हैं। 250 में क्या है? 250 में है कि राष्ट्रीय कानून बनाने की शक्ति जब आपातकाल लगती है तो समाप्त हो जाती है किसकी? राज्य की, है ना। 250 में क्या बोला गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने की शक्ति जो है राज्य के पास समाप्त हो जाती है, स्वतः संसद के पास चली जाती है ना। तो क्या लिखेंगे? आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पे कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। ठीक है, आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पे कानून कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा।
ठीक है, अब देख लेते हैं अनुच्छेद 262 में। 262 में क्या है कि नदियों के जल के लिए जो विवाद उत्पन्न होता है उसका निपटारा करने की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 262 में। नदियां जो है राज्य सूची का विषय है ना, और ये जो नदी जल विवाद उत्पन्न होता है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न हो जाता है। जैसे कावेरी जल विवाद चल रहा है ना, महानदी जल विवाद चल रहा है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच। तो नदी जल विवाद की चर्चा किसमें की गई है? 262 में। नदी जल विवाद, ठीक है। अब देख लेते हैं नदी जल जो विवाद है उसका निपटारा रिटायर्ड जज करते हैं, है ना, जिसे न्यायाधिकरण के नाम से जाना जाता है, जिसे न्यायाधिकरण के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 263 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 263 में क्या है? अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषद है। क्या है? अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद की चर्चा की गई है ना। अंतरराज्यीय परिषद की बात करेंगे तो राज्यों के जो विवाद होते हैं, एक या एक से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, है ना, उसको सुलझाने के लिए अंतरराज्यीय परिषद का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है ना। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कुछ कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, उसके सदस्य के रूप में क्या होते हैं? वो लोग शामिल होते हैं, है ना। पीएम जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, और इसको निपटारा किया जाता है विवाद को, ठीक है। अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद का गठन या चर्चा। अनुच्छेद 266 देख लेते हैं। 266 में क्या है हमारा? संचित निधि है। 266 में क्या है? संचित निधि की चर्चा की गई है ना। 266 में क्या है? संचित निधि है। देख लेते हैं संचित निधि। सरकार का जितना भी धन होता है वो संचित निधि के रूप में ही आरबीआई के पास क्या होता है? जमा रहता है ना। सरकार का जितना भी धन होता है वो संचित निधि के रूप में किसके पास जमा होता है? तो आरबीआई के पास जमा होता है ना। केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी और अधिकारी होते हैं उनको वेतन यहीं से दिया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 267। 267 में क्या है? आकस्मिक निधि, है ना। आकस्मिक निधि है। 267 में क्या है? आकस्मिक निधि है ना। आकस्मिक निधि को तत्काल धन के रूप में जो निधि बनाया जाता है उसको बोला जाता है आकस्मिक निधि, है ना। जब परिस्थिति क्या हो? आकस्मिक हो जाए, है ना, तो उसमें तत्काल धन की जरूरत पड़ती है तो वो आकस्मिक निधि से ही निकाला जाता है। आकस्मिक निधि से जो धन निकालते हैं वो राष्ट्रपति निकाल सकते हैं, ठीक है। और आकस्मिक निधि में कम से कम 500 रुपया 500 करोड़ रुपया जमा होना चाहिए। सॉरी, कितना? 500 करोड़ रुपया उसमें जमा होना चाहिए। तो आकस्मिक निधि की चर्चा अनुच्छेद 267 में। 280 में क्या है ना? 280 में है वित्त आयोग, ठीक है। 280 में क्या है? तो 280 में है वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है केंद्र तथा राज्य में क्या करता है? कर का बंटवारा करने का काम करता है। जो टैक्स आता है उसको, इसमें 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष के रूप में होते हैं, है ना। इसमें कितने? 4 सदस्य होते हैं और 1 अध्यक्ष का पद होता है। अध्यक्ष जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की योग्यता रखते हैं, ठीक है। ये अर्थशास्त्र के भी जानकार होते हैं, है ना। अब वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात कर लेंगे तो 1-2 कम से कम पहले और अभी जो है उसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो पहले जो थे वो थे केसी नियोगी। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। और जो 15वें वित्त आयोग अभी चल रहा है उसके कौन है? तो उसके अध्यक्ष है एनके सिंह, ठीक है। वित्त आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इतना हम लोग वित्त आयोग के बारे में जानकारी रख लिए। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 281। अनुच्छेद 281 में क्या है?
वित्त आयोग जो सिफारिश करता है उसकी चर्चा की गई। वित्त आयोग की सिफारिशें की सिफारिशें। ठीक है, अब देख लेते हैं अनुच्छेद 281 हम लोग देख लिए। अनुच्छेद देख लेते हैं, अनुच्छेद 300। अब देख लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 300 का ए। 300 के ए में क्या था? संपत्ति के अधिकार को लाया गया है ना। 300 के ए में इसकी चर्चा की गई, संपत्ति के अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे 300 के क में डाला गया। संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 में वर्णित था, है ना, अब यह 300 के ए में वर्णित है। ठीक है, तो ए हम लोग देख लिए अनुच्छेद 300 का ए, संपत्ति का अधिकार। अब विधिक अधिकार हो चुका है ना। अनुच्छेद 300 का 10 देख लेते हैं। 310, अनुच्छेद 310 में है लोक एवं राज्य सेवा में जो व्यक्ति नौकरी करते हैं उनका क्या है? अवधि, है ना। नौकरी का जो अवधि होता है उसकी चर्चा की गई है। कितना में की गई है? 310 में। 310 में क्या है? तो जो व्यक्ति हैं, है ना, जो नौकरी कर रहे हैं उनको पदावधि, है ना, राज्य एवं लोक आयोग। लोक सेवा में अधिकारियों की पदावधि। ठीक है, अनुच्छेद 312 देख लेते हैं, है ना। अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं। 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवा जो है ये 3 तरह के होते हैं, है ना। ये कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ठीक है, एक तो प्रशासनिक सेवा के हो गए, एक पुलिस सेवा को हो गए और एक जंगल सेवा को हो गए। ठीक है, हमें हमसे जो क्वेश्चन पूछता है उसमें ये जो आईएफएस होता है वो विदेश विभाग को दे देता है, तो वो आईएफएस जो है वो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि जंगल वाला आता है ना। अखिल भारतीय सेवाएं कितना में है? 312 में। ठीक है, 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। अब देख लेते हैं 315 में। 315 में संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई, है ना। 315 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। इसकी चर्चा किसमें की गई है? 315 में की गई। इसकी चर्चा 315 में की गई। 324 देख लेते हैं। 315 के बाद देखेंगे क्या? 324। 324 जो है उसमें किसकी चर्चा की गई है? तो निर्वाचन की चर्चा, है ना। निर्वाचन की चर्चा किसमें की गई है? 324 में। 324 में निर्वाचन। 330, 31, 32, 33, ठीक है, और 335 इतना देख लेते हैं हम लोग, है ना। 330, 31, 32, 33 और 35। 330 को इसको देखते हैं अच्छी तरह से याद करने के तरीके कैसे हमको याद हो सकते हैं। 330 में, है ना, लोकसभा में एसएससी
एसटी को आरक्षण। ठीक है। 331 में एंग्लो इंडियन को लोकसभा में आरक्षण। ठीक है। 332 और 33 देख लेते हैं। 332 में क्या है, विधान सभा में एससी एसटी को आरक्षण। ठीक है। और 333 में देख लेते हैं। 333 में है विधानसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण। ठीक है। पहले लोकसभा में एससी एसटी को आरक्षण, फिर एंग्लो इंडियन को लोकसभा में आरक्षण मिलेगा, विधानसभा में एससी एसटी को आरक्षण और विधानसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण। 4 श्रेणी क्रम वाइज हम लोग याद कर सकते हैं इसको आसानी से, है ना। अब देख लेते हैं 335 में। 335 में क्या है, नौकरी तथा प्रमोशन में एससी एसटी को आरक्षण जो मिलता है, नौकरी तथा प्रमोशन में एससी एसटी को आरक्षण। ठीक है। 335 में नौकरी आ गया। 338 देख लेते हैं और 338 अनुच्छेद 338 देख लेते हैं। अनुच्छेद 338 में क्या है, तो एसएससी आयोग है। अनुच्छेद 338 में क्या है, एसएससी आयोग है ना। और इसे 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में जोड़ा गया है ना, 1990 में। ठीक है। अब देख लेते हैं 338 का ए। इसमें क्या है, एसटी आयोग। एसटी आयोग जो है वो 89वां संविधान संशोधन अधिनियम है ना, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 340 में ओबीसी। ठीक है। 340 में क्या है, ओबीसी आयोग की चर्चा की गई। ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी। अनुसूचित जाति आयोग जो है वो कितना में, 338 में है। अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वो 338 के ए में है। अनुसूचित जाति वाला जो आयोग है वो कब जोड़ा गया था, 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा। जबकि अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वो कब जोड़ा गया था, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। अनुच्छेद 340 में था ओबीसी आयोग। देख लेते हैं राजभाषा से संबंधित, है ना। तो राजभाषा से संबंधित देख लेते हैं 343 में क्या है। 343 में बोला गया है संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। संघ की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी। और हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में या राजभाषा के रूप में बाल गंगाधर तिलक ने जोड़ने के लिए कहा था। संघ की राजभाषा क्या होगी, इसमें हिंदी हो जाएगी। 345 में देख लेते हैं क्या है ना। हिंदी जो है लगभग 44% लोग टोटल बोलते हैं और यह लगभग 14 राज्यों में बोली, 14 राज्य, सॉरी 14 राज्य बोलते हैं, 7 राज्यों में बोली जाती है। 345 में क्या है, राज्य की राजभाषा। राज्य की राजभाषा जो है वो किसमें है, 345 में। हर एक राज्य की अलग अलग राजभाषाएं हो सकती है, जैसे बिहार की हिंदी और उर्दू है, उत्तराखंड की हिंदी और संस्कृत है ना। उसी प्रकार मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, है ना। और नागालैंड की जो भाषा है, राजभाषा है, वो अंग्रेजी हो जाती है। तो ये सब की चर्चा किसमें की गई है, अनुच्छेद 345 में। अनुच्छेद 348 देख लेते हैं। 348 में
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा होगी वो इंग्लिश होगी। किसमें चर्चा किया गया है? 348 में। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी, है ना। किसमें चर्चा किया गया है? 348 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं 349। 349 में क्या है? 349 में बोला गया है कि राजभाषा संबंधी, है ना, राजभाषा संबंधी जो गठन किया जाएगा, यानी इसकी भाषा के सुधार के लिए जो समिति गठित की जाएगी, उसका वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 349 में, है ना, राजभाषा समिति। ठीक है, राजभाषा आयोग, राजभाषा समिति या राजभाषा आयोग, है ना। राजभाषा आयोग जो है, इसके प्रथम अध्यक्ष जब पहली बार गठित की गई तो इसके प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर राव थे, राव बोल दे सॉरी। इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बीजी खेर थे, है ना, बीजी खेर। ठीक है, यानी कि बाल गंगाधर खेर थे। 349 350 में क्या? 350 में क्या है कि अगर हम कोई शिकायत करने जा रहे हैं, है ना, अगर कोई हम शिकायत किसी अधिकारी को करने जा रहे हैं किसी चीज के लिए, तो उसकी जो भाषा होगी उसकी सुनिश्चित नहीं की गई है ना, वो निश्चित नहीं किया गया है कि हम चाहे किसी भी भाषा में उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 350 है, क्या है? शिकायत संबंधी भाषा के बारे में, है ना, शिकायत संबंधी भाषा का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, 350 का ये देख लेते हैं। 350 के में क्या है कि हमारे जो प्रारंभिक शिक्षा होगी वो अपनी मातृभाषा में होगी। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा का मातृभाषा में होना। अनुच्छेद 350 का ये हो गया। अब 351 देख लेते हैं। 351 में क्या है कि हिंदी के विकास की जिम्मेदारी जो होगी वो किसकी होगी? सरकार की होगी। यानी कि राजभाषा के विकास की जिम्मेदारी किसकी होगी? राजभाषा के विकास संबंधी जानकारी इसमें चर्चा किया गया, है ना। तो राजभाषा के विकास संबंधी जो जिम्मेदारी होगी वो किसकी होगी? तो सरकार की होगी। अनुच्छेद 352 देख लेते हैं। 352 में राष्ट्रीय आपात की चर्चा की गई है ना। राष्ट्रीय आपात की चर्चा किसमें की गई है? 352 में, है ना। इसमें क्या है? 352 में राष्ट्रीय आपात लगता कैसा? जब कोई बाहरी आक्रमण कर दे भारत पे, यानी हमारा देश अगर भारत है तो किसी देश पे, हमारे देश पे क्या करे, कोई बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण कर दे, है ना, या सैन्य का विद्रोह हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत क्या लगाते हैं? राष्ट्रीय आपात लगा देते हैं। और यह जो लिया गया है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है ना। अनुच्छेद 356 देख लेते हैं। 356 में राष्ट्रपति शासन की चर्चा की गई है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? यानी कि जब किसी राज्य में संवैधानिक स्तर जो है वो फेल हो जाता है, संवैधानिक व्यवस्था क्या होता है? विफल हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति को संबोधन करके पत्र लिखते हैं और उसमें बोलते हैं कि इस देश में जो संवैधानिक तत्व है वो विफल हो गया, कृपया करें यहाँ पर क्या करें? राष्ट्रपति शासन लगा दें। तो राष्ट्रपति शासन की चर्चा किस में है? 356 में। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 360। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई। 360 में किसकी चर्चा की गई है? वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई है। वित्तीय आपातकाल जो है आज तक नहीं लगा है भारत में, एक बार भी नहीं लगाया गया।
ये तीनों कौन लगाते हैं? आपातकाल जो लगता है वो कौन लगाते हैं? तो राष्ट्रपति लगाते हैं। 352, 356 और 360। 368 देख लेते हैं। 368 में संविधान संशोधन की जानकारी दी गई है ना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में दक्षिण अफ्रीका से ली गई है ना, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 370। 370 जो था पहले, है ना, जम्मू कश्मीर से संबंधित था, लेकिन अब जो है ये निरस्त कर दिया गया है ना, इसको क्या किया गया है? निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। 370 अनुच्छेद संबंधी जो हमारे जितने भी अनुच्छेद थे उसको हमने 2 पार्ट में खत्म कर लिया। अब जो हमारा नया वीडियो आएगा वो दूसरे वीडियो से रिलेटेड, यानी दूसरा चैप्टर से संबंधित होगा। यहाँ तक जो वीडियो था इससे संबंधित आपको याद करवाने की पूरी कोशिश की गई है ना। तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।